हाँ जी, तो आपके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने आपके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया था, जहां पे हमारा यह टॉपिक आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले तो ये समझें प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बनती हैं जब एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए वन बाय वन उन्हें समझें। सबसे पहले तो मैंने लिखा है, देखिए कि जो सोसाइटीज हैं इस तरह की जो प्रोड्यूसर्स वाली है, इसमें कौन लोग जनरली इन्वॉल्व होते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर मेंबर होते हैं इसके, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्यों इसमें आते हैं, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि सिंगल प्रोड्यूसर के लिए ना कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। सिंगल इंडिविजुअल के लिए, सिंगल प्रोड्यूसर्स के लिए क्या क्या चीजें डिफिकल्ट होती हैं भाई? सही रेट पर, रीजनेबल रेट पर उसे इनपुट्स नहीं मिल पाते, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इतने लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीद पाता, ठीक है। तो वो उसे एडवांटेज नहीं मिल पाता, ठीक है। तो बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीद पाता वो, तो उसे सस्ते रेट पर इनपुट्स नहीं मिल पाते, मशीनरीज वगैरह नहीं मिल पाती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं मिल पाती, क्योंकि वो एक स्मॉल प्रोड्यूसर है। तो यहाँ क्या होता है, कलेक्टिवली हमारे पास स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन करते हैं एज अ मेंबर इन द सोसाइटी और इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक सोसाइटी को बनाया जाता है जिसका एम क्या है? इन प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के। अब अगर बात करें आपके साथ, तो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें दो टाइप की सोसाइटीज होती हैं। पहली सोसाइटी वो है जो कि अरेंज करती हैं इनपुट्स को, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, या फिर अदर इनपुट्स हो गए, ठीक है, टूल्स वगैरह, कि इन प्रोड्यूसर्स के लिए वो चीजें अरेंज करती हैं, ठीक है। यानी इनका फोकस केवल इनपुट अरेंज करने पर होता है। एक हमारे पास दूसरी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिनका फोकस होता है कि जो प्रोड्यूसर्स ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको सेल करवाना मार्केट में, ठीक है, उनको मार्केट के अंदर सेल करवाना, ये इनका फोकस होता है। तो दो टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां बन सकती हैं प्रोड्यूसर्स की। पहला वो जो कि फोकस करती है कि इन्हें रीजनेबल रेट पर गुड्स जो इनपुट्स मिल पाए, और दूसरा वो जो कि इनके प्रोड्यूस को सेल करेंगे मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है इनका मिक्स बने, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कि इनपुट्स भी अरेंज कराएगी इन लोगों के लिए और इनके गुड्स को सेल करने में भी हेल्प करेगी। दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात समझिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके अंदर जो प्रॉफिट्स बचते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो प्रॉफिट्स बचते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग मेंबर्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी कॉर्पोरेशन इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर, यानी जिसकी जितनी सेल्स हैं उसके हिसाब से उनके बीच में ये प्रॉफिट को बांट देते हैं, डिवाइड किया जाता है इस प्रॉफिट को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर, वो ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस टाइप की सोसाइटीज के। तो आइए सबसे पहले देखें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका होता है दैट दे इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनके जो मेंबर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रेगुलर सप्लाई मिल पाए रॉ मटेरियल की, और वो भी कैसे? वो एक रीजनेबल प्राइस पर मिल पाए, ठीक है। फिर रेगुलर सप्लाई तो मिल ही जाएगी, बट जो प्राइसेस हैं इनका कंसर्न यही होता है कि इन्हें सही रेट पर, रीजनेबल रेट पर नहीं मिल पाता। प्रोड्यूसर जब इंडिविजुअली खरीदते हैं तो सोसाइटी कहती है ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको रीजनेबल रेट पर लेकर देंगे। अब बल्क में लेंगे तो शायद रीजनेबल रेट उन्हें मिल ही जाएगा, क्वांटिटी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इनके रीच में नहीं होती लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है, सोसाइटीज अपने बिहाफ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को परचेज करती है और उन्हें इन लोगों को अरेंज करा कर देती हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है जी स्मूथ
डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी जो कोऑपरेटिव हमारे प्रोड्यूसर्स ने गुड्स बनाए हैं, ठीक है, उनको इजीली आसानी से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इनकी सेल्स हो पाए, इनमें भी इनका हेल्प करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ताकि इन्हें परेशानी ना आए इन दोनों मैटर्स में, ना तो प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग इन्हें इनपुट्स अरेंज करके देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सोसाइटी इनके वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इन्हें हेल्प करेगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है ये सारा काम इसलिए किया जाता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, किस पर फोकस कर सके, प्रोडक्शन पर फोकस कर सके। देखिए प्रोड्यूसर अगर इन सब चीजों में उलझा रहता तो वो अपने मेन प्राइम एरिया पर फोकस नहीं कर पाता, जो कि क्या था, उसके प्रोडक्शन पर, अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, वो बाकी चीजों में उलझा रहता। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है, जो कि इनके बाकी चीजों का ध्यान रख रही हैं, इन्हें सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल अरेंज करा रही हैं, ठीक है, इनके गुड्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है, इन्हें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ठीक है, रीजनेबल रेट पर मिल रही हैं चीजें, तो आप ये फोकस कर सकते हैं अपने मेन प्रोडक्शन पर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी आप इसे लिख लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, यानी ये लोग क्या करते हैं, ये मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। नाम से ही देखिए, इनके नाम में क्या आ रहा है, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की जाएगी, तो ये आपको मार्केटिंग में हेल्प करने वाले हैं। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं, किस रीजन से बनती हैं, उन्हें समझें। देखिए जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास मार्केटिंग के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ, इस कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक साथ मिलकर इस तरह की सोसाइटीज को बनाते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो लोग इस तरह की सोसाइटीज को बनाते हैं। तो आइए वन बाय वन इनके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें आपके साथ। तो देखिए सबसे पहले तो बात समझिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंसिस्ट करती है प्रोड्यूसर्स से, जो कि जिनके लिए डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो मार्केट में अपना प्रोड्यूस प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे, वो लोग इस तरह की सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव को बनाते हैं। नाउ कोऑपरेटिव परचेज द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कोऑपरेटिव क्या करता है, कोऑपरेटिव उनके आउटपुट को परचेज कर लेता है, जो प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट बनाया है यानी प्रोडक्ट बनाया है, कोऑपरेटिव उसे परचेज करता है और फिर मार्केट के अंदर उसे बेस्ट प्राइसेस में बेचने की कोशिश करता है, ठीक है, और मार्केट में क्या करता है, सेल करने की कोशिश करता है उनके प्रोड्यूस को एट बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर। तो ये कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव भी है हमारे कोऑपरेटिव का, ठीक है। आइए अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, देखिए इस तरीके से सोसाइटी बनाने से, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है। क्यों, कि उनके पास अब बल्क में बेचने को एक तो प्रोडक्ट भी है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी बढ़ेगी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है। एंड साथ में बार्गेनिंग पावर के साथ में उनकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, जो मार्केट में पहले उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी ही नहीं, वो कंपटीशन में कहीं थे ही नहीं, उस कॉम्पिटिटिव पोजीशन में भी इंप्रूवमेंट आती है। तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो रही है उनकी, ठीक है, यानी मोल भाव करने की स्थिति में आते हैं जब वो एक साथ मिलकर आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। आइए इसके बाद समझिए जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जनरली किस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी इनका मेन क्या क्या फंक्शंस हैं। ये आपको अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। इंडिविजुअल हमारे मेंबर्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर सकें, अपनी वेयरहाउस फैसिलिटीज अरेंज कर सकें, तो वो सारी चीजें ये कोऑपरेटिव उनको फैसिलिटेट करती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैव ज्वाइंड टुगेदर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, तो अब कलेक्टिवली वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अफोर्ड कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग वगैरह भी हो सकती है,
पैकिंग जो पहले पॉसिबल नहीं थी स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए, वो आज पॉसिबल है। ठीक है, प्लस ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग क्या होता है मैं समझाऊं आपको। जब हम कोई प्रोड्यूस बनाते हैं, देन दैट प्रोड्यूस इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस है या एवरेज क्वालिटी है, ठीक है, या बिलो क्वालिटी, बिलो एवरेज क्वालिटी है यानी पुअर क्वालिटी है। तो वो ग्रेडिंग भी की जाती है, क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी सेल होनी है मार्केट में। तो ग्रेडिंग फैसिलिटीज भी आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है आपके मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया है किस तरह के फंक्शंस करते हैं ये। इस वो फंक्शंस दे रहे हैं जो आपको अपने प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स के बारे में क्या है? प्रॉफिट्स के बारे में ये बात है कि जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग मेंबर्स इन रेशियो और इन प्रोपोर्शन टू देयर सेल्स। जितनी जिसकी सेल्स हैं अमाउंट वाइज, ठीक है, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट्स बचते हैं कोऑपरेटिव के पास, उन्हें उन लोगों में, उन मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई, मैं अंडरलाइन भी करवा देता हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स को ये लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, अमंग मेंबर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर जो हिस्सा है हर मेंबर का, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है रेगुलर एंड फेवरेबल मार्केट। तो हमारी जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है उसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने प्रोड्यूसर्स के लिए रेगुलर, कंटिन्यूअस, यानी हमेशा उनका सामान बिकता रहे, रेगुलरिटी आए, और फेवरेबल मार्केट, ऐसी मार्केट जिसमें उनका प्रोड्यूस इजीली बिक जाए, उनके फेवर वाली मार्केट, इस तरह की मार्केट को बनाने में हेल्प करता है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। दे इंश्योर दैट द प्रोड्यूसर्स गेट a market in which they have a regularity and favorable conditions for the producers। ठीक है, इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारे मेंबर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनके लिए हम अपना बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस अरेंज कर पाए। ठीक है, तो ये भी यहां पर भी इनका फोकस रहता है। एक तो रेगुलर मार्केट उन्होंने दिलाई आपको, फेवरेबल मार्केट दिलाया, उसके बाद वो प्राइसेस पर भी बार्गेनिंग पावर, हमने बात की थी यहां पर, ये देखिए बेनिफिट्स में बार्गेनिंग पावर तभी बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास अब बल्क में चीजें हैं बेचने को। ठीक है सॉरी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव की, देन नेक्स्ट इज अरेंजिंग ऑफ फैसिलिटीज, अरेंजिंग या अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज विच इंडिविजुअली आर प्रोड्यूसर और द मेंबर्स कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस टाइप की फैसिलिटीज को अरेंज कराना, ये इंश्योर करना कि ऐसी फैसिलिटीज उन्हें मिल पाए, ये भी हमारे मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब ये फैसिलिटीज क्या होती है? ये फैसिलिटीज मैंने डिस्कस की है पहले ही आपके साथ। ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फैसिलिटी भी तो है ना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उन्हें मिल पाए, ठीक है, जो इंडिविजुअली नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, वेयर हाउस, उनको सामान रखने के लिए, अपने गुड्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो फैसिलिटी उनके पास इंडिविजुअली नहीं थी, वो भी कोऑपरेटिव आपको अरेंज करके देती है, आपको अरेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि अब बल्क में हो गई ना चीजें, पहले सिंगल प्रोड्यूसर था, नाउ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैव जॉइंड टुगेदर, तो ये सारी फैसिलिटीज अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कलेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिवली है, अकेले तो नहीं कर सकते, बट मिलकर मानो 10, 15, 20 मेंबर्स के, प्रोड्यूसर्स के गुड्स को एक वेयर हाउस में रखवा दिया गया। अब एक वेयर हाउस को वो सब लोग शेयर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, इंडिविजुअली, अगर उसे खुद को अपना गुड्स को रखना था वेयर हाउस में, तो उसे सारा उसका किराया या रेंट जो है, या उसे परचेज करना पड़ेगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब वो शेयर्ड कॉस्ट आ गई उसके लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, कोऑपरेटिव में वेयर हाउस की जो रेंट वगैरह है वो सब वो खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी, और उसका खर्चा कहां से आएगा भाई? जो रीजनेबल प्राइस पर, बेस्ट प्राइसेस पर जो प्रोड्यूस बेचे जाएंगे, और खरीद भी हम ही रहे हैं, हम अपने प्रोड्यूसर्स से खरीद रहे हैं और उसे बेस्ट पॉसिबल प्राइस में बेच रहे हैं, तो उसके बीच में प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, तो प्रॉफिट्स में ही बाकी खर्चे होंगे, और जो बच जाएगा प्रॉफिट वो हमारे मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हमारी
कोऑपरेटिव इंश्योर करती है ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस से मतलब क्या है? ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमारा मतलब है जब हम मार्केट कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर, हमारे मेंबर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हों वो क्वालिटी वाइज, मेजरमेंट वाइज, ठीक है, वेट वाइज एंड अकाउंटिंग वाइज, हिसाब किताब, तीनों चीजों के हिसाब से उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनकी वेइंग जो वजन है उनमें जितना लिखा है बाहर प्रोड्यूस पर उतना ही मिले। ठीक है, ये सारी चीजें वो इन चीजों पर फोकस करते हैं। ये क्या है? आपकी प्रैक्टिसेस है, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छी, जिन्हें एथिकल कहा जाता है, मॉरल चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ये आपके प्रोड्यूस को इजीली हेल्प करते हैं मार्केट करने में। ठीक है, एक विश्वास बनता है, एक ट्रस्ट बनता है कस्टमर का इन चीजों को लेकर, इसीलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सो अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना कि ये सारी चीजें फॉलो हों, प्रैक्टिस में आए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारे कोऑपरेटिव का। देन द लास्ट वन इज एलिमिनेट मिडलमैन। अनदर ऑब्जेक्टिव ये है कि मिडलमैन को एलिमिनेट किया जाए और कस्टमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग की जाए। हमारा कोऑपरेटिव इंश्योर करता है कि जो मिडलमैन है, जिन्हें कमीशन देना पड़ता है, जो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हटाया जाए और डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील किया जाए, तभी बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस मिल सकते हैं और अल्टीमेटली हम अपने मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट, जो उनका कॉमन इंटरेस्ट है, उसको अचीव कर सकते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो अब आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। ठीक है, ये वो सोसाइटीज हैं जो अपने मेंबर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कराती हैं, यानी वो लोग जिन्हें इन जनरल लोन नहीं मिल पाते, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाते, वो लोग इनके मेंबर्स बनते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में क्या होता है, देखिए पहले तो अगर नाम से ही देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट नाम क्या है? क्रेडिट, यानी उधार, यानी लोन। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर क्या होता है जी? वो लोग मेंबर्स बनते हैं जिन्हें इजीली लोन्स नहीं मिल पाते, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिल पाता, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसके कारण उन्हें नहीं मिलता, बैंक वगैरह देते ही नहीं है लोन। ठीक है, अब ऐसे लोग मिलकर इस तरह की सोसाइटी को बनाते हैं विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, नाउ अब ये क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किस तरीके से काम करती है? तो देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल सहायता करते हैं। ठीक है, अब असिस्टेंस देना, सहायता करना, इसका मतलब ये नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प नहीं होती, इसके बदले में हम अपने मेंबर्स से, सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर्स से एक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करती है, रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि मार्केट रेट से काफी कम होता है। ठीक है जी, आइए अब बात करें, ये अगर फैसिलिटीज देते हैं, ये क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, तो इनके पास पैसा कहां से आता है? ठीक है, इनके पास पैसा कहां से आता है ये समझिए आप लोग। देखिए, इनके पास पैसा आता है जी शेयर कैपिटल से। जो मेंबर्स हैं वो शेयर कैपिटल, यानी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां से एक तो इनके पास पैसा आता है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट्स भी करते हैं। मेंबर्स के पास अगर एक्सेस पैसा है, किसी के पास कोई भी अमाउंट, तो वो यहां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट कर सकता है। अगर वो डिपॉजिट कर रहा है तो भी पैसा आ गया हमारे पास। इसके अलावा आपने जो ये डिपॉजिट्स किए हैं, जो डिपॉजिट आए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, उन पर बैंक कह रहा हूं, क्रेडिट, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो उन्हें इंटरेस्ट भी देती है। यानी अगर आप डिपॉजिट, कैपिटल पर तो इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, कैपिटल पर तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। पर अगर आपने डिपॉजिट्स किए, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में आपको क्या मिलता है जी? बैंक में आपको मिलता है इंटरेस्ट। सेम वे यहां पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? अब इसके बाद
यहां पर आइए, तो ये तो हमारा खर्चा हो गया, यहां पर जो डिपॉजिट्स पर आपने दिया वो खर्चा हो गया। बट अगर आपने अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी लोन वगैरह दे रखा है, तो उस पर तो इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट क्या है, वो भी इनकम बनती है, वो भी एक तरीके से फंड्स अरेंज करने में हेल्प करती है सोसाइटी को, ठीक है, या कोऑपरेटिव को आप कह सकते हैं। देन इसके अलावा मेजोरिटी टाइम्स या इन जनरल क्या होता है कि हमारी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उसके पास कई बार आइडल फंड्स पड़े होते हैं, एक्सेस फंड्स पड़े होते हैं। उन फंड्स को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बाहर इन्वेस्ट कर देती है या लेट्स सपोज किसी बैंक में जमा करा देती है। अब उससे भी उसको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलते हैं, तो वो भी एक फंड का तरीका हो गया, वहां से भी इन्हें इनकम आ जाती है, इन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं जहां से कि इनको पैसा मिलता है। आइए इसके बाद बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हमें देखिएगा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इन्हीं चीजों को हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा है, तो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। एक पॉइंट मैंने ये जरूर छोड़ दिया, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, हमारे मेंबर्स के बीच में मेंबर्स को प्रमोट करती है कि वो क्या करें जी, वो एक हैबिट जनरेट करें, एक आदत डालें कि वो कुछ सेविंग्स करें। देखिए सेविंग्स आपको फ्यूचर में काम आती है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव का कि वो एक हैबिट लेकर आए अपने मेंबर्स के बीच में जिससे सेविंग्स हो। अब सेविंग्स क्या होती है, घर पर तो हो नहीं पाती, ठीक है, घर पर तो खर्चा हो जाता है पैसे का, तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये लोग बैंक वगैरह नहीं जा पाते, इनके आसपास नहीं है लेट्स सपोज फैसिलिटीज नहीं है ऐसी, ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंदर अपने उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उससे एक हैबिट जनरेट होती है, एक हैबिट क्रिएट होती है मेंबर्स के बीच में, और उससे उनकी सेविंग्स हो जाती है। उस पर इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है बट एक सेविंग्स हो जाती है, ठीक है। आइए अब इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तो देखिए, टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। देखिए जी, आपको पता है इन जनरल जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं साहूकारों के पास, मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो बैंक रेट से भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब इनकी मजबूरी है, बैंक वगैरह से इन्हें लोन वगैरह या क्रेडिट अरेंज नहीं कर पाते, तो ये लोग क्या जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, जो कि इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग हैवी इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो पाता। सो उन चीजों से बचाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने मेंबर्स को वहां के एक्सप्लॉइटेशन से, उस शोषण से बचाएं, ताकि हमारे मेंबर्स को ऐसी दिक्कतें ना आए, ठीक है। या इन जनरल पब्लिक में भी इस तरह किसी को दिक्कत आती है तो वो इस कॉमन इंटरेस्ट के साथ यहाँ मेंबर बनता है और इन चीजों से बच सकता है, उसे ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, जो लोन दिए जाते हैं, सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी जो लोन दे रही है, दोज लोन्स आर गिवन ऑन इजी टर्म्स, आसान शर्तें होती है उसमें, और ब्याज का रेट, इंटरेस्ट का रेट तो कम होता ही है, ठीक है। आसान शर्तें यानी आपकी जो रीपेमेंट वगैरह होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो इजी होंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, आप आसानी से उन्हें चुका पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट यही पॉइंट है, दैट दे ट्राई एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग अमंग देयर मेंबर्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वाला पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। मैंने यहाँ पहले इसलिए नहीं किया था कि मुझे यहाँ करना था, बट हमने चलो किसी भी एक जगह कर लिया, हमने इस पॉइंट को डिस्कस हो गया। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से लिख लीजिए आप इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होती है मैं आपको समझाऊं। देखिए, ये सोसाइटीज क्या करती हैं, ये उन छोटे फार्मर्स को एक साथ लेकर आती हैं, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, ठीक है। वो फार्मर्स मैकेनाइज्ड टूल्स को यूज नहीं कर पाते, जो मैकेनाइज्ड टूल्स हैं,
ठीक है ना, उनके बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाते, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज को अवेल नहीं कर पाते। रीजन क्या है, उनके जो लैंड है, एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, वो बहुत छोटे साइज में हैं, तो वहां पर मैकेनिकल टूल्स को यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ये उन सभी फार्मर्स के जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ठीक है ना, उनको कलेक्टिवली उन पर फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना, यानी सभी फार्मर्स से लैंड को ले लिया जाएगा, ठीक है, विद देयर परमिशन। और ऐसा नहीं कि लेने से मेरा मतलब ये है कि वो उसे खरीद नहीं रहे, विद देयर परमिशन दे विल बी यूजिंग दैट लैंड, और कलेक्टिवली एक साथ अब उनसे बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे, बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स बनाए जाएंगे, जहां पर इजीली मशीन्स को यूज किया जा सकेगा, ठीक है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा आती है, आपको पता है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है महंगी हैं, मशीन्स वगैरह को यूज किया जाए तो इफेक्टिव होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं, मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चरल लैंड्स को जो सब डिवाइडेड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, सबको इकट्ठे लेकर आया जाता है सभी फार्मर्स को, और कलेक्टिव फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं। कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे देशों में ये काफी यूजफुल टेक्निक है, ठीक है। तो इस टाइप की टेक्निक को यूज करती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आइए समझें क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले तो मेरे साथ देखिए, ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है फार्मिंग। ये सोसाइटी जो बनी है, ये किस लिए बनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग, खेती करने के लिए, किसानों के लिए बनी है, ठीक है। नाउ दीज आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं है, उन सबको मिलाकर, उन सबके साथ मिलकर इस तरह की सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ठीक है, वो मेंबर्स बनते हैं ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। और इससे क्या होता है, दे विल गेट बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। तो जो बड़े लेवल पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, या फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की जाती है, उसका बेनिफिट इन फार्मर्स को मिल पाता है, ठीक है। आइए अब देखें, तो अगली बात समझिए यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ कॉपरेटिव्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव सब डिविजन। ये जनरली कब बनाई जाती हैं, अगर एक्सेसिव सब डिविजन, यानी सब डिवाइडेड है लैंड्स, ठीक है। सब डिविजन इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे कल्चर में क्या होता है, फादर की प्रॉपर्टी, फादर के नाम पे जो चीज है वो बच्चे को ट्रांसफर होती है। लेट्स सपोज आप एक फार्मर है, उसके दो बेटे हैं, तो उनको वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड था तो वो सब डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए के पास, एक फार्मर है मिस्टर ए, ठीक है, और उनके दो बेटे हैं बी एंड सी, ठीक है। ये ए के बाद इन दोनों बच्चों में इन दोनों को मिली बी को और सी को, ठीक है। अब लेट्स सपोज ईयर आफ्टर ईयर सक्सेशन जब होगा, यानी जब अब बी और सी को मिल चुकी है, उसके बाद बी और सी के भी बच्चे जो होंगे, वहां पर लेट्स सपोज बी के पास, यहां पर बी के पास बच्चों का नाम दे देते हैं डी एंड ई। तो अब ये फिर सब डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये बी के बाद किसे मिलेगी, डी और ई को मिलेगी, तो डी और ई के लिए लेट्स सपोज ये। तो धीरे धीरे ये सब डिवीजन होता जाएगा इस लैंड का, और अल्टीमेटली ये लैंड के एरिया, ये प्रोपोर्शन इतने छोटे हो जाएंगे कि यहाँ पर आप मशीन्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैनुअली आपको फार्मिंग करनी होगी, और मैनुअल फार्मिंग कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आ पाती वो चीजें, ठीक है ना। आइए, तो आप मेरी बात समझे, एक्सेसिव सब डिवीजन हो रखा है, ठीक है, ये सब डिवीजन होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। या फिर फ्रेगमेंटेड यानी आपका एक फार्म, आपका एक खेत एक एरिया में है, दूसरा दूसरी जगह पे है, और छोटे छोटे पार्ट है ये, ठीक है। तो आप कलेक्टिव फार्मिंग करना चाहें, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहें, वो नहीं कर सकते। तो क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने, हमने छोटे छोटे फार्मर्स को एक साथ लेकर आए, जाकि उन्हें मैकेनाइज्ड फार्मिंग का, मशीन बेस्ड फार्मिंग का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो एक कॉमन गोल क्या हो गया, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या हो गया, कि ये सब लोग चाहते हैं कि इनके फार्म्स पर भी, इनके एग्रीकल्चरल लैंड पर भी मशीनों से काम हो सके, ठीक है, उन्हें बेनिफिट्स मिल सके इस चीज का। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स,
ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बोल दो या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी बोल दो, ये भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, आइए इसके बाद आते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पर। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमें अपने मेंबर्स को पहुंचाने हैं। ये इस टाइप की सोसाइटी के, इस टाइप के कोऑपरेटिव के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पर्पस है उनका। तो देखिए सबसे पहले टू प्रोवाइड मेंबर्स विद मैकेनाइज्ड फार्मिंग बेनिफिट्स। जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसके फायदे अपने मेंबर्स को पहुंचाना इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए, मशीन्स उनके एग्रीकल्चरल लैंड पर यूज हो पाए, उन्हें इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें इम्प्रूव्ड यानी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो उन्हें इम्प्रूव्ड सीड्स मिले, बीज मिल पाए, फर्टिलाइजर्स मिल पाए, इरिगेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन्हें, ठीक है, या फिर और अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन्स वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो वो मिल पाए। क्योंकि ये छोटे फार्मर हैं, इनके पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, बट कलेक्टिव फार्मिंग जब होगी, ठीक है, जब कोऑपरेटिव के अंडर में ये लोग आ जाएंगे, मिलकर काम करेंगे, तो इस तरह की फैसिलिटीज, इस तरह की चीजें इन्हें मिल सकती हैं। देन टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन फार्मर्स को देना भी वन ऑफ ऑब्जेक्टिव है इस तरह के कोऑपरेटिव्स का। सोशल किस तरह से देते हैं सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस तरह से देते हैं, आइए समझें एक बार इस बात को। देखिए, सोशल सिक्योरिटी इस तरीके से दी जाती है कि समाज में इन लोगों को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इन्हें पुअर क्लास में गिना जाता है। तो जब इस तरह की चीज टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी, इस तरह के कोऑपरेटिव्स आएंगे, तो इनको अल्टीमेटली इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करेंगे। तो इनका जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, सोसाइटी में, वो इम्प्रूव होगा, वो अच्छा होगा। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों मिलेगी? इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्योंकि जब आप मैकेनाइज्ड टूल्स यूज करेंगे तो आपके जो अर्निंग्स हैं, फार्मर्स की अर्निंग है, वो भी इंक्रीज होंगी और इकोनॉमिकली भी वो लोग स्ट्रांग होंगे। इस तरह की उन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके साथ। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में। जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज क्या होती हैं, इनका क्या पर्पस है, क्यों बनाई जाती हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले ये जो लिखा है, चलिए इसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इन जनरल समझिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का पर्पस क्या है। देखिए, इन जनरल अगर हम देखें, अगर आपको एक घर खरीदना है, आज के समय एक घर खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? या तो आप एक पीस ऑफ लैंड खरीदें, जमीन खरीदें और उस पर अपना घर बनाएं, या फिर आप अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, आप किसी बिल्डर के पास जाके उनके वहां उनकी सोसाइटी में, ठीक है, वहां पर आप अपना फ्लैट या जो भी विला या जो भी अकोमोडेशन टाइप है आप ले सकते हैं। ठीक है, बट इशू क्या है, जो बिल्डर्स हैं वो आपको बहुत महंगे रेट पर एकोमोडेशन, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देते हैं। ठीक है, यानी वो एक, क्योंकि उनका भी बिजनेस है, उन्हें प्रॉफिट कमाना है इसमें। ठीक है, इसीलिए तो वो उनका तो नॉर्मल काम है। ठीक है, उन्हें प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन को देखते समय कुछ लोगों का एक कॉमन, जिसे हम कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट, क्या हुआ कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो घर, उन्हें घर मिल जाए, वो घर लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिल्डर्स वगैरह जो है वो उन्हें बहुत महंगे रेट पर घर देते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ लोग जिन्हें अपना घर चाहिए, एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन चाहिए, वो आए और मिलकर एक साथ एक बड़े लेवल पर लार्ज स्केल का बेनिफिट ले लें। आपको पता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस में आपको बेनिफिट मिलते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है आपने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है जिसका नाम हमने क्या कहा? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये घर बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, इसलिए नाम इसका हो गया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये सोसाइटी क्या करती है? ये सोसाइटी सभी मेंबर्स मिलकर फंड अरेंज करते हैं और सोसाइटी एक बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीदती है। ठीक है, एक जगह खरीदी जाती है
उसे बनाया जाता है, ठीक है, उस जगह पर फ्लैट्स बनाए जाते हैं या हाउसेस बनाए जाते हैं, एकोमोडेशंस बनाए जाते हैं, रेजिडेंशियल वो बनाए जाते हैं। उसके बाद उन फ्लैट्स को, उन रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस को मेंबर्स को दे दिया जाता है, ठीक है, ऑन इंस्टॉलमेंट्स, अगर वो इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं, या एन इजी टर्म्स पर, कोई ऑन कैश खरीदना चाहता है, वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। जनरली लोग अफोर्ड नहीं करते तो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ठीक है, तो ऑन इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट तो होगी ही, साथ में इजी टर्म्स भी होती हैं, रीपेमेंट वगैरह की जो टर्म्स होंगे वो भी इजी होते हैं एज कंपेयर टू द बिल्डर और आउटसाइड वर्ल्ड, ये इनकी टर्म्स वगैरह इजी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ एक आपको बेनिफिट मिल पाता है। दूसरी बात क्या है, सर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है, हम खुद ही क्यों नहीं खरीद लेते और खुद ही क्यों नहीं बना लेते? कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। जब आप खुद खरीदेंगे तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने के लिए, क्योंकि दूसरी चीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात आई थी, आप वहां पर उसे पूरा डेवलप नहीं कर सकते। जब एक साथ काफी लोग मिलकर एक कुछ बना रहे हैं इस तरह की चीज, तो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, लाइक आपका रोड है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, पार्क है, पार्किंग स्पेस वगैरह है, ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ये तभी बन पाता है, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज को लोग अवेल करते हैं, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन जनरल बनाई जाती हैं। तो आइए वन बाय वन गो थ्रू करें जो हमने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए बनाई गई होंगी? हाउसिंग बनाने के लिए, रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस के लिए। अगर बात करें तो हमने यहां लिखा है दीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस टू इट्स मेंबर्स। आपके जो मेंबर हैं उनको रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप की सोसाइटी बनाई जाती है, इस टाइप की कोऑपरेटिव्स बनाई जाती हैं, ठीक है। फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग में मैंने आपको बताया भी है और यहाँ लिखा भी है कि ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी या कोऑपरेटिव एक पीस ऑफ लैंड को खरीदता है, परचेज करता है, उसको बनाता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, और फिर प्रोवाइड कर देता है अपने मेंबर्स को, ठीक है, ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड इजी टर्म्स, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, वेरी हो सकता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटी टू सोसाइटी, कुछ में इंस्टॉलमेंट पर हो, कुछ में हो सकता है कैश बेसिस पर भी हो, बट ये होगा मार्केट के हिसाब से, यहाँ की जो कॉस्ट होगी वो काफी कम होगी। इन जनरल में आपको अगर एक बिल्डर बनाकर दे रहा है एक घर, उसकी कॉस्ट और यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो बनाया है उसकी कॉस्ट में काफी डिफरेंस मिलेगा, इसलिए इस तरह की सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। आइए इसके बाद आए हम लोग, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार इस तरह की सोसाइटीज घर ना बनाकर आपको घर बनाने के लिए जो लोन वगैरह चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो भी देती हैं, बट जनरली ये ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करके मेंबर्स को घर देना, ये वाला ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरह की सोसाइटीज कम देखने को मिलती हैं, बट बन सकती हैं जो लोन देती हैं, ठीक है। आगे आते हैं लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स पर, कि हमारी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले देखिए इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इन्हें एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देनी है अपने मेंबर्स को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देना चाहते हैं ये अपने मेंबर्स को। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव पर चलें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प मेंबर्स इन गेटिंग हाउस एट लोअर रेट। ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया आपके साथ कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि अपने मेंबर्स को ये लोअर, सस्ते दाम पर हाउस प्रोवाइड करवा पाए, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा पाए, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। देन टू प्रोवाइड बेसिक सिविक फैसिलिटीज, सिविक एमिनिटीज कह लीजिए, फैसिलिटीज कह लीजिए, बेसिक फैसिलिटीज है। जब आप घर बनाते हैं तो आपको वहां पर रोड चाहिए, वो ये लोग आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह की कंडीशंस में। लाइटिंग चाहिए आपको, स्ट्रीट लाइट चाहिए, मैं आपके घर की लाइट की बात नहीं कर रहा, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पार्क्स चाहिए, पार्किंग स्पेस वगैरह चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह चाहिए, तो वो सब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिला पाती हैं, सस्ते दाम पर दिला पाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं विद अ कॉमन इंटरेस्ट, और इस तरह की सोसाइटीज को फॉर्म किया जाता है। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे।